आज के इस वीडियो में हम हमारी क्लास 11th के टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहला द लिविंग वर्ल्ड और दूसरा व्हाट इज़ लिविंग। इसी वीडियो में हम साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे, जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे। उसी के बाद उन टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में और दो क्वेश्चन के बराबर है। पहला कि लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस कैसे करें, और दूसरा फिलोसॉफिकल व्यू भी है कि आखिर हमारी लाइफ का एम क्या है। तो जैसे कि अपन साइंस के स्टूडेंट है और किताब ने भी ऐसे ही लिखा है कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है, सेकंड क्वेश्चन अपने काम का नहीं है। उसके बाद व्हाट इज़ लिविंग, तो डिसाइड कैसे करेगी क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हमने कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड किए हैं। हम अलग अलग क्राइटेरियाज देखेंगे, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो या प्रोटिस्टा हो या प्रोकैरियोट्स हो, ये सब हो, ये सब के सब ग्रो करते हैं। अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ दो चीज़ों से हो सकती है, तो मास बढ़ रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का तो भी वो ग्रोथ कर रहा है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म नंबर बढ़ रहा है तो भी वो ग्रो कर रहा है। नंबर वाला जो स्पेसिफिक केस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब ग्रो करेंगे तो हम उन्हें अपनी आई से तो देख नहीं सकते हैं, तो हम पता कैसे करेंगे इनमें ग्रोथ हो रही है। तो इसके लिए हमारा ये क्राइटेरिया है कि वो डिवाइड होते जाते हैं। अगर पहले एक था तो उससे वो दो हो गए, तो वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनका नंबर बढ़ रहा है, और अगर उनका नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब वो ग्रोथ कर रहे हैं। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट सही है, जैसे कि ग्रोथ इज़ एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट और इवन ऑफ वन इंडिविजुअल सेल। तो ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है साइज का, ये ध्यान रखना है कि इरिवर्सिबल परमानेंट है, ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है। वापस ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा हो गया तो वापस वो छोटा हो जाएगा या उसकी ग्रोथ वापस से नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव होती है और परमानेंट इंक्रीज होता है। उसके बाद जो प्लांट्स है उनमें पूरी लाइफ भर कंटिन्यूस सेल डिवीजन से ग्रोथ होते रहती है। उसके बाद दो कॉमन से पॉइंट है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है। इसके बाद ग्रोथ दो टाइप की हो सकती है, एक इंट्रेंसिक एक एक्सट्रेंसिक। तो इंट्रेंसिक का मतलब होता है कि वो ग्रोथ जो बॉडी में इनसाइड से हो रही है, मतलब जो बॉडी में अंदर की ग्रोथ है, खुद की ग्रोथ है। उसके बाद एक्सटेंसिव ग्रोथ जो होती है ये जनरली हमें नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जांपल भी है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन एनी बॉडी सरफेस, ये नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को हमें मिलता है। जैसे स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, दैट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। तो ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा है कि हम ये सेगमेंट पढ़ ही क्यों रहे हैं, कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। तो हमने देखा क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ग्रोथ कर सकता है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि जो हर चीज़ ग्रो करती है वो लिविंग है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी तो ग्रो होती है। माउंटेन्स हैं ये भी ग्रो होते हैं, सैंड माउंट्स भी ग्रो होते हैं। तो इससे हम एक अच्छा स्टेटमेंट ये निकाल सकते हैं कि ग्रोथ इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, कि डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ उसका नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर वो ग्रो कर रहा है तो हाँ वो लिविंग है, लेकिन वो ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% लिविंग ही होगा, हो सकता है कि वो नॉन लिविंग भी हो। इसलिए ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर कहीं भी क्लासीफाई नहीं किया गया है, और इसे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज ये लाइन बहुत ही सही जगह एज इट इज़ क्वेश्चन के फॉर्म में यूज़ होती है। उसके बाद हम एनसीईआरटी देख लेते हैं, कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो सबसे पहले, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs. हाँ, तो ये लाइन बेसिकली बता रही है कि अलग अलग हैबिटेट्स में भी अपन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पा सकते हैं। जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स में भी आपको उधर के रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स मिलेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलेंगे, ओशियंस में रहने वाले भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में रहने वाले भी मिलेंगे, डेजर्ट में भी रहने वाले मिलेंगे एंड सो ऑन। और इन सब का जहाँ ये रहते हैं उस हिसाब से इनका बॉडी का चेंजेस रहेगा, स्पेसिफिक टाइप के लिए अडेप्ट रहेंगे ताकि वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाए। फिर द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स ऑ एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट,
ये वही बात कर रहे हैं जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, प्रेडेशन म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। एंड कॉपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, कॉपरेशन मतलब म्यूचुअलिज्म की तरफ हमारा इशारा है। एंड अमॉन्ग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। ये वही क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ है क्या आखिर। तो ये क्वेश्चन के दो इम्प्लीट हैं कि पहला द नॉन टेक्निकल नहीं द टेक्निकल वन दैट सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज, कि आखिर लाइफ है क्या, इज इज अपोज टू द नॉन लिविंग, कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है। और सेकंड फिलोसॉफिकल है जो आंसर जानना चाहता है कि पर्पस क्या है लाइफ का। तो एज अ साइंटिस्ट वी शिल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। हम फर्स्ट क्वेश्चन पे ही हमारा पूरा ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज लिविंग। तो व्हाट इज लिविंग, तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब भी हम लिविंग को डिफाइन करने जाते हैं तो हम सबसे पहले वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जिससे हमें डिफरेंस कर पाए कि लिविंग है ये नॉन लिविंग है। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देख सकते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके साथ हम कुछ फीचर्स और ऐड कर सकते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म। आई होप कि बहुत सारे बच्चों को मेटाबॉलिज्म का मतलब पता हो, 9th-10th में इसका बेसिक सा नॉलेज हो जाता है कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जब हमारी बॉडी कोई भी चीज़ को सिंथेसाइज करती है, बिल्डअप करती है, इसमें एनर्जी हमेशा यूज़ होती है। कैटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करती है और उससे एनर्जी रिलीज़ करती है। और इन दोनों का सम कि मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, इन सबको मिला के मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। मतलब ओवरऑल जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है हमें जिंदा रखने के लिए, ये सब मेटाबॉलिज्म में आती है। उसके बाद एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड एमर्जेंस टू दिस लिस्ट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ये वाली स्टेटमेंट ध्यान रखना है, कुछ एमसीक्यूज़ में गलती करवा सकता है क्वेश्चन या एग्जामिनर कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो या ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो नहीं, हमें याद रखना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसके बाद इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर टू इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये डिस्कस कर चुके हैं अपन कि मास का भी इंक्रीज या नंबर का इंक्रीज दोनों ही ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक है। एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये सेल डिवीजन से ग्रो करता है, ये भी हो गया है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। हाँ, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि जो प्लांट्स है इनमें तो हमेशा लाइफ स्पैन भर जब तक कि ये जिंदा है इनमें ग्रोथ होती रहेगी। और हम जैसे कि लास्ट चैप्टर जब जाएंगे हमारे बॉटनी की क्लास 11th का, जहाँ पे हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी और ये आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन एनिमल्स के लिए हम ये बोल सकते हैं कि एनिमल्स सर्टेन एज तक के ही ग्रो करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का जनरली माना जाता है कि जो हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमारी ग्रोथ होती है, या हमारी जो मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी होती है वो अराउंड 18 ईयर्स की एज रहती है। इसके बाद हमारी ग्रोथ मतलब ज़्यादा नहीं रहती है, इसलिए है कि ग्रीस ग्रोथ कैन बी सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ऐसे अलग अलग एनिमल्स में ये अलग अलग एज तय है। उसके बाद हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। हाँ, तो ये है कि एनिमल में मतलब ग्रोथ हो चुकी है सर्टेन एज के लिए तो उसके बाद कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन होता है लेकिन सिर्फ लॉस्ट सेल्स को रिपेयर करने के लिए। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसकी ग्रोथ हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि वो तो यूनिसेलुलर है, बहुत छोटा है, और एक सेल कितना ही बड़ा हो सकता है आप खुद भी सोच सकते हो। तो जब भी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसका डिवीजन करेगा तो हम उसको ग्रोथ मानेंगे उसकी। फिर वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर क्या है, ये बायोटेक में यूज़ होते हैं या फिर टिश्यू कल्चर में यूज़ होते हैं, जहाँ पे हम इन विट्रो यानी इनसाइड द लैब हम कल्चर करके कुछ सेल्स उन पे ग्रो करते हैं। तो ये वही है कि हम इन विट्रो कल्चर में ग्रोथ को कैसे जान सकते हैं, तो बस सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जब भी हम इन विट्रो कल्चर देखें तो हमें ग्रोथ अगर वहाँ फाइंड करना है कि यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही, तो हम सिंपली नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर लें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें पता लग जाएगा कि अगर सेल्स के नंबर इंक्रीज हुए हैं तो भैया ग्रोथ हो रही है। फिर इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हम आपको जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ लेंगे जो इसके बाद वाला टॉपिक है उसके बाद मैं समझाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर समझ जाएगा, इसलिए इसको अभी हम रहने देते हैं, बाकी उस सेगमेंट में हम ज़रूर इसको याद से पढ़ेंगे। फिर वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। ये वही माउंटेन वाला एग्जाम्पल है कि भैया माउंटेन की भी तो ग्रोथ होते रहती है, अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को एक ग्रोथ का पैरामीटर ले लेंगे। यही माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ये अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ये इनसाइड की ग्रोथ है। इसका मतलब जो हमने ऊपर डिस्कस किया ये माउंटेन वाली बात, ये एक्सटेंसिव ग्रोथ के लिए था, और लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली इनसाइड की ग्रोथ ये इंट्रिंसिक ग्रोथ है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सही बात है भैया कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया नॉन लिविंग थिंग भी तो ग्रो कर रही है, लेकिन हाँ अगर वो लिविंग होगा तो ग्रो करेगा, लेकिन नॉन लिविंग भी तो ग्रो कर सकता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो लिविंग ही होगा, लेकिन अगर वो लिविंग है तो वो ग्रो कर रहा है। ये स्टेटमेंट आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. ये तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है कि डेड ऑर्गेनिज्म या किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। है कि क्या हम रिप्रोडक्शन का यूज़ करके ये डिफाइन कर सकते हैं कि भैया ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो देखिए, द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये तो सही बात है कि नॉन लिविंग थिंग्स कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती है। कि एग्जाम्पल कभी आपने देखा है कि आपने कहीं मोबाइल रखा हो और थोड़ी देर बाद वो एक मोबाइल से दो मोबाइल हो गए हो? ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स तो रिप्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन सब जानते हैं कि लिविंग थिंग्स अपनी प्रोजनी आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करती है। तो ये लिखा लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, ये है। अब ये दो स्टेटमेंट की बेसिस पे हम क्या ये कहते हैं कि भैया हम रिप्रोडक्शन का यूज़ करके बता देंगे कि हाँ ये लिविंग है अगर कोई चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है, और कोई चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है तो भैया ये नॉन लिविंग है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो म्यूल है ये भी स्टेराइल होता है। उसके बाद इनफर्टाइल कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो इनफर्टाइल कपल्स है तो लिविंग बींग्स ही, लेकिन अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो हम उनको नॉन लिविंग थोड़ी ना बोल देंगे। इसी वजह से रिप्रोडक्शन को भी हम नॉट डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं लिविंग का। कि फीचर है लिविंग का, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकता क्लियरली कि भैया ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। उसका जो अगले स्टेटमेंट है कि इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और म्यूचुअली इंक्लूसिव। ये मैंने आपको बोला था कि जब हम ग्रोथ पढ़ रहे थे कि मैं आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मीनिंग समझाऊंगा, तो ये बहुत सही जगह है कि ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि रिप्रोडक्शन है, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करेगा तो एक सेल से उसके दो सेल हो जाएंगे या मल्टीपल डिवाइड करते जाएगा, और वो ग्रो करेगा तो भी तो वही कर रहा था कि वो एक सेल से उसके दो सेल बना ले रहा था, दो से वो चार बना ले रहा था। तो इसका मतलब हम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, इसमें हम रिप्रोडक्शन को एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव नहीं कह सकते कि हमें क्लियर नहीं है कि भैया ये हो क्या रहा है, ग्रोथ हुई है कि रिप्रोडक्शन हुई है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ह्यूमन जैसे, तो जब एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ होती है तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि हाँ इसकी ग्रोथ हुई है, और जब रिप्रोड्यूस करके उसकी प्रोजनी क्रिएट करता है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हाँ इसकी प्रोजनी क्रिएट हुई है। तो रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इवेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, लेकिन मल्टी सेलुलरी में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हम दोनों को क्लियरली अलग अलग कह सकते हैं कि ग्रोथ भी अलग है और रिप्रोडक्शन भी अलग है। इसके बाद जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये वही पॉइंट है जो भी अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, इसको आपको एकदम ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद ये रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सेक्सुअल हो सकता है, एक असेक्सुअल हो सकता है। तो सेक्सुअल में क्या होता है, गमीट फॉर्मेशन होता है, फिर गमीट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और फर्दर वो उसकी ग्रोथ होते जाती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी टाइप्स हैं, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन से हो सकता है, ये हमें फंजाई में देखने को मिलता है। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपने पढ़ा ही होगा कि ब्रायोफाइलम में होता है। फ्री जनरेशन, इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं प्लेनेरिया में होता है, और फ्रेगमेंटेशन प्रोटोनियम ऑफ मॉस में रहता है। इसके बाद हम एनसीईआरटी भी देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर तो है, लेकिन आपको याद रखना कि डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly, we refer to the sexual reproduction. Organisms
रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। हाँ, ये स्टेटमेंट्स जो है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। तो फंगाई में एसेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग होती है। प्लेनेरिया यानी फ्लैटवॉर्म्स जो है इसके अंदर अपन ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म उसका पूरा लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेता है। ये 9th-10th में आप पढ़े हुए हो। एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर जो फंगस है ये फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस भी बनाता है। ऑल इजी मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अल्गा और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। वही क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो जब इन्हें ग्रोथ किया तब भी इसका सेल डिवीजन हुआ और इन्हें रिप्रोड्यूस किया तो भी इसका सेल डिवीजन हुआ। तो रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है ग्रोथ के साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। अमीबा हो गया या पैरामीशिया हो गया या फिर अलगा हो गया, इन सब के लिए ये एक ही चीज़ है, म्यूचुअली ना तो एक्सक्लूसिव है ना तो म्यूचुअली इंक्लूसिव है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, we have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single-celled organisms, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. ये वही mutually exclusive and inclusive समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Further, there are many organisms which do not reproduce, जैसे कि mules है, sterile worker bees है, infertile human couples है। तो ये सब भी लिविंग बींग तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया। अगर डिफाइनिंग कैरेक्टर होता तो ये लोग एक्सेप्शन नहीं होते उसके, क्योंकि ये लोग तो लिविंग बींग है तो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी थी, लेकिन ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, ये लिखा है। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और एप्लीकेटिंग बाय इटसेल्फ। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। तो चलो देखते हैं कि क्या मेटाबॉलिज्म हमें ये डिफाइनिंग फीचर बनने में हेल्प करेगा हमारी, कि जो भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है वो लिविंग है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। दिस केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस एक्सेट्रा, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। These conversions are chemical reactions और metabolic reactions। तो बिल्कुल सही है कि मेटाबॉलिज्म में होता क्या है कि जो केमिकल्स हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लगातार बनते या टूटते रहते हैं, यही मेटाबॉलिज्म है। और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट, मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, दोनों में ही मेटाबॉलिज्म होता है। और कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ये पॉइंट अपने आप में वेल डिफाइनिंग फीचर बना देता है मेटाबॉलिज्म को एक लिविंग बीइंग होने का। क्योंकि जो इससे पहले हमने दो केसेस देखे थे, ग्रोथ का या रिप्रोडक्शन का, दोनों में कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी। जैसे कि ग्रोथ में इंक्रीज इन मास माउंटेन का भी हो रहा था, तो माउंटेन तो नॉन लिविंग था इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं बन पाया। ऐसे ही जो रिप्रोडक्शन है उसमें जो म्यूल है या जो फिर स्टेराइल म्यूल या फिर जो कपल्स है जो स्टेराइल है वो एक्सेप्शन बन रहे थे लिविंग बीइंग होने के लिए, रिप्रोडक्शन को अगर अपन फैक्टर मान लेते हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म में ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ पे उन सब में मेटाबॉलिज्म होता है और कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। इसी के साथ एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। These chemicals, small and big, belonging to various classes, size, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules। ये वही लाइन है जो हमने स्लाइड पे डिस्कस करी थी। These conversions are chemical reactions or metabolic reactions। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ऑन दिस प्लेनेट अर्थ सब में ही मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। सम मतलब वही एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। हाँ, तो ये बात सही है कि जो रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है कि मान लो कोई एक कंपाउंड ए है वो बी में चेंज हुआ, फिर बी से वो सी में चेंज हुआ, तो यही सेम रिएक्शन हमारे बाहर लैब में भी तो होता है। जो केमिस्ट्री लैब्स होती है या फिर जो बायोटेक की लैब होती है उनके अंदर भी रिएक्शंस होते हैं। तो क्या हम उन रिएक्शंस को लिविंग बोल देंगे? तो एनसीईआरटी ने अच्छे से बताया है कि एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन outside the body of an organism
परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। इसका मतलब जो वो केमिकल रिएक्शन हो रही है टेस्ट ट्यूब में, उसको हम ना तो लिविंग बोलेंगे ना तो नॉन लिविंग बोलेंगे, बल्कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो इनने मेटाबॉलिज्म का डिफाइनिंग फीचर बता दिया विदाउट एनी एक्सेप्शन। और यहाँ पे ये बोला आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। इसका मतलब जो रिएक्शंस टेस्ट ट्यूब में हो रही थी कि ये डाउट था कि भैया ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो एनसीईआरटी ने बोला कि ना तो ये लिविंग है ना तो ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये रिएक्शन तो है, तो इसे हम श्योरली लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं। डिफरेंस है एक लिविंग नॉन लिविंग होने में और एक लिविंग रिएक्शन होने में, क्योंकि जो रिएक्शन लिविंग बीइंग के अंदर हो रही थी, अगर वही रिएक्शन लैब में हो रही है तो हम उसे लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। फिर क्या है, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। हाँ, तो ये भी फीचर है जो सिर्फ लिविंग बींग्स में मिलता है कि वो अपने सराउंडिंग और इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं स्टिमुलस का, विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। विच सेंस ऑफ इन्वायरमेंट थ्रू अ सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। तो ये सब जो क्राइटेरिया है, इससे हम क्लियरली कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म और जो हमारी बॉडी की एबिलिटी है सेंस ऑफ सराउंडिंग, ये दोनों अगर किसी भी चीज़ में अगर प्रेजेंट है तो वो लिविंग बीइंग ही होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ नॉन लिविंग बीइंग में नहीं होती है। एनसीईआरटी में कॉन्शियसनेस के बारे में भी एलोबरेट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसे हम सीधे एनसीईआरटी से ही पढ़ लेते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। Perhaps the most obvious and technical complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding or environment and respond to this environmental stimulus which could be physical, chemical or biological। ये तो हो चुका है। इसके बाद consciousness कहाँ से स्टार्ट किया इनने? We sense our environment through our sense organs. Plant respond to external factor like water, temperature, like other organism, pollutant, etc. तो इसका मतलब ये है कि हमारे इन्वायरमेंट को कैसे सेंस करते हैं। हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं भी, कि हमारे पास अलग अलग सेंस ऑर्गन होते हैं। ऐसे प्लांट्स के पास भी कुछ स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जिससे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कि लाइट है, वाटर है, या कोई अदर ऑर्गेनिज्म है, कोई पॉल्यूटेंट है, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ऑन दिस अर्थ, क्या चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूकैरियोटिक हो, वो सब के सब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, फोटो पीरियड अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। फिर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो फोटो पीरियड यानी जो सनलाइट का जो टाइम है, जितना सनलाइट आता है, तो उससे रिप्रोडक्शन सीजनल ब्रीडर्स में अफेक्ट होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल्स केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। जितने भी केमिकल्स है वो प्लांट या एनिमल की बॉडी में एंटर हो रहे हैं, उससे कंट्रोल किया जाता है। फिर ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। तो जितने भी अर्थ पे सराउंडिंग, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे, वो उनके सराउंडिंग के बारे में अवेयर है, चाहे वो कोई प्रोकैरियोट क्यों ना हो या फिर वो कोई यूकैरियोट क्यों ना हो। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इसके बाद एक ही डाउट आता है कि कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में डिफरेंस क्या है। तो कॉन्शियसनेस मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उसके सराउंडिंग को फील कर पा रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, कॉन्शियसनेस है। ये सेम चीज़ तो ह्यूमन भी कर लेता है। इसका मतलब ह्यूमन कॉन्शियस तो है, लेकिन हम साथ में बोलते हैं कि ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस भी है। तो ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस क्यों है? क्योंकि ह्यूमन इस अर्थ पे एक अकेला ऐसा एनिमल बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जो ये जानता है कि वो कॉन्शियस है। क्योंकि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म या जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं वो ये नहीं जानते कि वो कॉन्शियस है, लेकिन ह्यूमन जानता है कि वो कॉन्शियस है, इसलिए ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस है। तो क्या सेल्फ कॉन्शियस डिफाइनिंग फीचर होगा लिविंग का? नहीं, सेल्फ कॉन्शियस डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, सिर्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वही जो अभी हमने बोला, वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। तो ये जो ब्रेन डेड पर्सन है, अभी बताओ कॉन्शियस है कि सेल्फ कॉन्शियस है? तो इसका आंसर होगा सिर्फ कि कॉन्शियस है, ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि इसे ये नहीं पता है कि कॉन्शियस है। लेकिन जो हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, जो नॉर्मल है, जो कोमा में नहीं है, उन सबको पता है कि वो सेल्फ कॉन्शियस है। इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस अपने आप में कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का।
फिर ये तो स्टेटमेंट आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ ही लेंगे। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? जो खुद सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, इवोल्यूशन हो रहा है जिसके अंदर, जो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है और जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकता है, यही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। All living organisms, present, past and future, are linked to one another by sharing of common genetic material but to varying degrees। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे आज है, जो पहले आए थे और जो आगे आएंगे, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है क्योंकि हम सब में जेनेटिक मटेरियल है और इवोल्यूशन होते होते ही सब इतने टाइप के आज हमें स्पीशीज़ मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सब एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल होने के कारण सबके सब एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन सब में डिफरेंसेस हैं, इसलिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि बट टू वेरिंग डिग्रीज। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस आपके सारे सही होते हैं तो आप मान के चले कि आपका ये टॉपिक एकदम तैयार हो चुका है और आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हो। तो देना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको जो भी आंसर इसका लग रहा है तो आप क्या करिएगा कि सारे क्वेश्चन का नंबर डाल के इनका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिख के पोस्ट कर दीजिएगा, तो मैं खुद पर्सनली उन सबको चेक कर लूँगा। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो अर्ली मैन था वो बड़ी आसानी से ही डिफरेंस फाइंड कर लेता था कि भैया क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। इसके बाद अगला सवाल, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो कौन कौन से एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं? तो ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशन एंड कॉन्शियसनेस, या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, या रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर ये हायर नहीं लिखता तो फिर हमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन चूज करने में दिक्कत आती, क्योंकि जो लोअर एनिमल्स है उनमें तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव अपन क्लियरली कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन हायर के लिए तो बोल सकते हैं। इसलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन हायर एनिमल्स। इसके बाद एक्सप्लेनेशन है, आपको लगे तो देख लेना। इसके बाद इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हाट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है यही वो प्रोसेस है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ये अपनी जिससे ये लोग अपनी प्रोजनी बनाते हैं जो पेरेंट्स से या तो लेस या मोर सिमिलर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज। सबसे बेसिक और सबसे इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसका आंसर है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही है जो सारा केमिकल रिएक्शन का सम है बॉडी के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द फंगाई, द फिलामेंटस अलगा, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉस ऑल मल्टीप्लाई इजीली बाय। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि जो फंगस है, फिलामेंटस अलगा, प्रोटोनेमा मॉस है, ये सब के सब इजीली मल्टीप्लाई हो जाते हैं फ्रेगमेंटेशन से। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, अपन ने पढ़ा भी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। देखते हैं अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। इसके बाद आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट आर लिविंग रिएक्शंस। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है इन विट्रो वो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, लेकिन आर नॉट लिविंग लिख दिया बट आर लिविंग रिएक्शंस लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं आएगा, फिर ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आएगा, फिर ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कुछ एक हो सकता है। तो एक और ऑप्शन ए देख लेते हैं, इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल फिजिकल रिएक्शंस। तो देखो मेटाबॉलिज्म पूछा है और फिजिकल बोल दिया, बल्कि ये सम किस का है, केमिकल रिएक्शंस का, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी हो जाएगा कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। इसी के बाद हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपके जितने भी आंसर सही हुए इन्हें कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप क्लियरली बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको इसी तरीके से पूरा बायो पढ़ना 11th एंड 12th का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि
आपको सारे के सारे वीडियोस उनका नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहें। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।